Students, मैं SK Hussain. Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस के Hussain हुसैन sir. सर की Welcome क्लास to Chemistry Garden, केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका स्वागत है एस के हुसैन सर। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल, बायो वाला, कोशिका वाला नहीं, सेल और बैटरी वाला फिजिक्स का पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि हमने सबसे पहले पढ़ा था पूरे साइंस का बेसिक, उसके बाद पढ़ा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके बाद पढ़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद जो चैप्टर चल रहा है मेरा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 हो गया था। अब ये पार्ट 2 में है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो बनता है वो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, उससे क्या फायदा नुकसान है, इस सब चीज को हम देखेंगे अभी। तो बिजली जानते हैं कि कोयला से भी तैयार होता है, पानी से भी तैयार होता है। हमको जो बैटरी है उससे भी हमको विद्युत धारा मिलती है। अब बैटरी भी कई प्रकार का होता है, जो काला वाला बैटरी होता है, एक लिथियम आयन बैटरी होता है, तो बहुत तरह का बैटरी सब है। उसकी बनावट कैसे होती है, उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसमें किस तरह से उससे विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, और कैसे एनर्जी उसमें केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है, और किस तरह से बल्ब जलता है। तो ये सब हम बैटरी के बारे में देखेंगे। गौर से देखिए सेल को या बैटरी को। तो देखिए ये फिजिक्स में मेरा चल रहा था विद्युत धारा, इसी में सेकंड वीडियो है सरल सेल तथा शुष्क सेल। तो बैटरी का जो टाइप सब होता है वो सब इसमें हम पढ़ेंगे, सबको वहां पर डिटेल से जानेंगे, तो इसको गौर से देखिए। सबसे पहले है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो आखिर है उसका सोर्स क्या है, कहां से इलेक्ट्रिसिटी हमको कैसे मिलती है। तो देखिए सेल से मिलती है, हम बतलाया था कि एक है तो सेल है, और सब मिल जाएगी तो बैटरी कहलाएगी। एक से ज्यादा जोड़ दे, हम कंबाइन कर दे तो कहलाएगी बैटरी। तो सेल जो है ड्राई सेल हुआ, लोकलांचे सेल हुआ, या फिर जो हम जानते हैं कि काली वाली बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी, जो भी है, जो बैटरी सब आएगा उसकी बनावट, उससे कैसे हमको विद्युत धारा मिलती है, कैसे उससे बल्ब जलता है या कोई भी काम होता है, कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है, इसको गौर से देखते रहिए। यह सर्किट में कहीं पर भी एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। देखिए यह सर्किट में कहीं पर भी सेल जो है, जो विद्युत के चलने का जो रास्ता है सर्किट परिपथ, उस सर्किट में कहीं पर भी एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर देता है, और हमको उससे किस तरह से तब धारा मिलने लगती है, अंदर में किस तरह से रिएक्शन होता है, उससे क्या क्या होता है, सबको समझते रहिए। पावरफुल करंट प्रोड्यूस करने के लिए सेल को स्पेशल टाइप से ग्रुपिंग किया जाता है। लेकिन एक सेल से जो अगर हमको विद्युत धारा मिलेगी वो तो कम एम्पियर की होगी, कमजोर धारा होगी। तो हमको पावरफुल करंट प्रोड्यूस कराने के लिए सारे सेल को एक स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल टाइप से हम ग्रुपिंग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो उस पूरे ग्रुपिंग, सेल्स के पूरे ग्रुपिंग को, समूह को उस तरह से जोड़े गए को हम तब उसको बैटरी कह सकते हैं, तब उसको बैटरी या पावर पैक कहेंगे। लेकिन हम जब जाते हैं खरीदने के लिए दुकान में, तो बोलते हैं ना एक बैटरी दीजिए, तो एक भी लेना है तो उसको बैटरी कहते हैं, वो डालडा वाला हाल है। तो इस तरह से करके ये इसको समझिए कि अब जो है सेल और बैटरी क्या हुआ, सेल हुआ एक, बैटरी हुआ उसका ग्रुपिंग। अब देखिए सेल का मॉडल कैसा रहता है, इस तरह का मॉडल होता है सेल का। देखिए PQ 2 प्लेट लगी हुई है, इसका पॉजिटिव निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो करंट ऐसे चलेगा। PQ चार्ज प्लेट है, देखिए दो चार्ज प्लेट है इसमें, P और Q। इसमें P अधिक पोटेंशियल डिफरेंस पर है, कि जो P है इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। PQ को तार से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन Q से P पर जाएगा। जब हम इस दोनों प्लेट को तार से जोड़ देंगे
ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए, उसमें अब करंट फ्लो होने लगे, इलेक्ट्रॉन चलने लगे। तो तार से जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो Q से P पर जाएगा, उधर जाएगा, और करंट P से Q जाएगा। करंट तो उल्टा जाएगा, करंट तो P से Q आएगा, कहेंगे जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उसको उल्टा में करंट चलेगा। इलेक्ट्रॉन के P पर आने से जब इलेक्ट्रॉन P पर आएगा तो उसके बाद P और Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन सब Q से P पर आएगा तो P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस घटता चलेगा, घट जाएगा, और घटते घटते दोनों एक बराबर होने के इसमें रहेगा, माने दोनों बराबर होना चाहेगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहेगा। अगर आउटर सोर्स से पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट नहीं रखा जाए, अगर बाहरी सोर्स से हम आउटर सोर्स से पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट नहीं रखें तो लास्ट में करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। सेल द्वारा, देखिए सेल क्या करता है, वही बात करता है कि केमिकल एनर्जी को, जो केमिकल है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, करंट की एनर्जी में बदल देता है। तो ये था सेल का मॉडल। अब एक एक टाइप सबका हम सेल के बारे में, जो बैटरी कहते हैं उसका अलग अलग टाइप को हम जानेंगे कि कैसे उसकी बनावट होती है, कैसे वर्क करता है, उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान, उसको पढ़ते जाएंगे। और चार्ज या डिस्चार्ज कैसे होता है तो फर्स्ट वीडियो में भी बतला दिया था। अब देखिए सरल सेल, काली वाली बैटरी देखे होइएगा, जिसमें एनोड और कैथोड रहता है, जिससे पहले टेलीविजन चलाते थे, या आज भी गाड़ी सब में, कार, ट्रक, ट्रैक्टर सब में लगता है, चलता है। उस बैटरी के बारे में भी देखिए इसमें जो है ये रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा। ये कॉपर का प्लेट है, ये जिंक का प्लेट है, और ये सारा का सारा एक बर्तन में बंद है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड समझिए इसमें भरा हुआ है, रखा रहता है। किस तरह से बनावट होता है सरल सेल का। इसमें H2SO4 और वाटर का 1:9। देखिए इसमें भरा जो हुआ है वो सल्फ्यूरिक एसिड, जो किंग ऑफ एसिड होता है, और वाटर का 1:9 का रेशियो का सॉल्यूशन भरा हुआ है। और बर्तन कांच का है, कांच के बर्तन है, कचकड़े का बर्तन है, कांच का बर्तन है, उसमें 3/4 वॉल्यूम तक हम भर देंगे, और उसमें एक कॉपर और एक जिंक की प्लेट डाल दी जाती है। देखिए कॉपर और जिंक की प्लेट उसमें डूबा हुआ है। प्लेट को जोड़ने पर सेल में करंट फ्लो होने लगता है। जब प्लेट को हम जोड़ देंगे तो सेल में करंट शुरू हो जाएगा फ्लो होना। ये बहुत सारा सेल देखिएगा अंदर में, काली वाली बैटरी को फोड़ने के बाद बहुत सारा सेल अंदर में रहता है, पूरा काली वाली जो होती है, इसलिए उसको पूरा हम बैटरी कहते हैं। लेकिन टॉर्च वाला जो होता है वो एक होता है, इसलिए उसको हम सेल कहते हैं। इन प्लेट्स को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये जो प्लेट है, ये प्लेट सबको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। सेल आउटर सर्किट में जिस प्लेट से करंट भेजता है, देखिए सेल जो है आउटर सर्किट में, बाहरी सर्किट में जिस प्लेट से करंट को भेजता है उसको पॉजिटिव, और जिससे करंट को वापस मंगाता है उसको हम निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक कहते हैं। दोनों प्लेट्स को जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर जाता है। जब दोनों प्लेट को हम जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जिंक प्लेट के कंपेयर में कॉपर प्लेट का विभव अधिक होता है। इसलिए ऐसा होता है कि जिंक प्लेट जो है इसके कंपैरिजन में कॉपर प्लेट का विभव ज्यादा होता है।
इसलिए दोनों को जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा। सेल में एनर्जी जिंक और H2SO4 के रिएक्शन से मिलता है। अब है कि सेल में लगातार जो करंट फ्लो होगा तो लगातार उसको एनर्जी मिलता रहे, तो लगातार एनर्जी कैसे मिलेगा? तो लगातार एनर्जी कहां से मिलता रहता है? तो लगातार एनर्जी के लिए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होता रहता है, जिससे उसको ऊर्जा प्राप्त एनर्जी मिलता रहता है। प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1.08 वोल्ट का होता है। करंट लिए जाने पर धीरे धीरे ये पोटेंशियल डिफरेंस घटता जाता है, घटते घटते बराबर हो जाएगा किसी एक टाइम में, जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अब है कि इस सेल में भी दो टाइप का दोष, खराबी, डिमेरिट आता है। क्या क्या? तो एक स्थानीय क्रिया का और एक ध्रुवण का। अब ये क्या है इसको देखिए। इसमें देखते हैं, पहला है स्थानीय क्रिया। क्या होता है कि सेल में रिएक्शन होता है, उसमें विद्युत धारा से निकलती है जिससे कोई काम होता है, तो उसमें दो तरह का उस सेल में दोष, खराबी, डिफेक्ट आता है। तो दोनों खराबी या डिफेक्ट का नाम है, एक है स्थानीय क्रिया और एक है ध्रुवण। तो पहला देखते हैं स्थानीय क्रिया। इससे किस तरह का खराबी, डिफेक्ट मतलब कि दोष आता है सेल में। तो देखिए, जिंक के साथ, जिंक जो रहता है ना, तो जिंक के साथ कुछ इम्प्यूरिटी भी उसमें मिली हुई रहती है, जैसे कार्बन, आयरन, etc। ये सब उसमें अशुद्धि के रूप में जिंक के साथ सेल में मिला रहता है। तो ये इम्प्यूरिटीज सब जो है, अशुद्धि सब, मतलब कौन कौन अशुद्धि है, जैसे लोहा, कार्बन, ये सब जिंक के साथ माइक्रो, बहुत छोटा सेल अलग से बना देता है। और बनाने के बाद ये जिंक सरफेस पर, जिंक के सतह पर खुद स्थानीय धारा अलग से प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो करंट का वैल्यू तो कम जाएगा। तो इससे बचने के लिए जिंक प्लेट के सरफेस पर, सतह पर Hg, मरकरी का लेयर, जिसमें मरकरी मिला के लेयर देते हैं, उसको अमालगम कहते हैं। तो मरकरी का लेयर, अमालगम चढ़ा देते हैं उस जिंक के प्लेट पर। तो जिंक जो है Hg में, मरकरी में घुल करके लिक्विड के कांटेक्ट में आ जाता है, अशुद्धि बच गई। तो इस तरह से करके कुछ इंप्यूरिटी हटने के वजह से कुछ दोष, कुछ खराबी, कुछ डिफेक्ट इस सेल का दूर हो जाता है। एक ये तरीका हुआ। दूसरा ध्रुवण। इसमें क्या दिक्कत होता है सेल को, इसको कैसे ठीक करेंगे, सेल को कैसे, ये सेल का क्या डिफेक्ट है, क्या खराबी है, क्या दोष है, ध्रुवण। इसको देखिए, सेल से करंट फ्लो होने से, जब सेल से करंट फ्लो होगा या उसमें रिएक्शन होगा तब तो करंट फ्लो होगा, रिएक्शन भी होता है, रिएक्शन होगा तो होने से उसमें कई तरह के आयन बनते हैं जो मेन केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। जो आयन सब जो केमिकल रिएक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देता है। जो ठीक से रिएक्शन नहीं होगा तो ठीक से करंट कहां से देगा, यही सब ना खराबी थी सेल के अंदर में। तो ये आयन होते कौन है? ये आयन सब होता है H+ का है। इससे ही H+ से ही हाइड्रोजन गैस का बुलबुला भी निकलता है। कॉपर इलेक्ट्रोड इन बुलबुलों के परत से घिर जाते हैं। यही हाइड्रोजन प्लस का जो हाइड्रोजन आयन का जो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला है, उससे कॉपर का इलेक्ट्रोड उस बुलबुला से एक परत बन करके घिर जाता है। घिर जब जाएगा और यह सेल के पोल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को घटा भी देता है। और यह क्या करता है कि सेल के दोनों पोल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को भी घटा दिया, ऑलरेडी करंट तो कम मिलेगा। इससे करंट इंटेंसिटी भी घटती है, तो इससे करंट तो घट ही जाएगा। इसी सब को ना दूर करना ही ना खराबी थी, यह ना डिफेक्ट था सेल में। तो इससे बचने के लिए उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल देते हैं। ये विध्रुवीकरण का काम करता है।
क्या करता है, यही MnO2 जो डालेंगे, यही जो हाइड्रोजन गैस निकल बुलबुला बन रहा था उससे मिल करके मैग्नीज डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, और साथ में इस हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला को बदल दिया वाटर में। तो अब तो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला खत्म, अब कौन कॉपर इलेक्ट्रोड को चारों तरफ से घेरेगा, तो अब तो करंट नहीं घटेगा, अच्छा करंट मिलेगा। तो यही H+ जो है पानी में बदल जाता है। तो ये इस तरह से करके सेल का खराबी लगभग दूर हो जाता है और अच्छा करंट मिलने लगता है। वो हो गया सेल। और सेल कैसे करंट देता है, और सेल में क्या खराबी थी उसको कैसे दूर करते हैं, तो ये सेल की एक छोटी सी जानकारी थी 10 लेवल पे। अब देखिए ड्राई सेल। अब सेल का दूसरा टाइप बोले थे कि हर टाइप से बतलाएंगे, तो दूसरा टाइप में आ जाइए ड्राई सेल, शुष्क सेल, सूखी बैटरी। जैसे घड़ी में बैटरी लगती है, खिलौने में लगती है, टॉर्च में लगती है बैटरी, उस सब बैटरी सूखी सेल होती है, उसमें एसिड लिक्विड के फॉर्म में नहीं भरा हुआ रहता है, तो शुष्क ड्राई सेल के बारे में देखिए। देखिए ऐसी ना है, टॉर्च की बैटरी तो ऐसी होती होगी, उसको तो सब देखा होगा। टॉर्च की बैटरी में देखिएगा प्लस, नीचे माइनस रहेगा, ऊपर में जो एल्युमिनियम की टोपी लगी रहती है उसी से ना एक दूसरे को जोड़ते हैं, उसके नीचे जो ऊपर से बंद है वो अलकतरा से बंद रहता है। देखिए इसमें थैला, हरा कलर का जो है, अंदर में थैला बैग रहता है, बैग जैसा। देखिए बाहर सबसे जो है पहले आता था कागज का, अब आने लगा है स्टील, उसका टीन का, बाहर से तख्ती, और थैला और तख्ती के बीच में जो लेप, जो केमिकल है इसमें लिक्विड नहीं लेप के रूप में भरा रहता है। और सबसे अंदर में जब बैटरी को फोड़िएगा तो काला कलर का रॉड निकलेगा, कार्बन रॉड, वही रॉड। और ये जो बर्तन होता है पूरा सब कुछ जिसमें रखा हुआ है वो जिंक के बर्तन में रखा रहता है। और एक ठो सोखता है जो कुछ निकलेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से टॉर्च की बैटरी होती है, ऐसे ही खराब बैटरी को फोड़ के देख सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें कार्बन जिंक के रॉड का इलेक्ट्रोड बनाकर, इसमें कार्बन और जिंक के रॉड का इलेक्ट्रोड बनाकर, कार्बन रॉड जो बीच में है, कार्बन रॉड को MnO2 के चूर्ण से घेरते हैं। उसको क्या करते हैं, MnO2 के जो है MnO2 के चूर्ण से चारों तरफ से उसको घेर देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड को NH4Cl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डालकर सेल बनाया जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को NH4Cl के संतृप्त घोल सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डाल करके एक सेल हम लोग बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। इसी को ही हम लोकलांचे सेल भी कहते हैं, जो कि ड्राई सेल का ही एक रूप होता है। लोकलांचे सेल का ही एक अच्छा रूप होता है ड्राई सेल। इसमें कोई भी केमिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं मिलेगा, लेप के फॉर्म में रहता है। ऐसा सेल काफी छोटा भी हो सकता है, इसलिए इसको बहुत हम छोटे रूप में भी बना सकते हैं। देखते होइएगा घड़ी से बैटरी छोटी आती है, घड़ी की बैटरी, टॉर्च, खिलौना, इस सब में इस टाइप की बैटरी का, ड्राई सेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जिंक का पॉट होता है, देखिए जिंक का बर्तन है जिसके बीच में कार्बन का रॉड होता है, ये काला वाला, इसके ऊपर पीतल की टोपी लगी रहती है, ये वाला रॉड के चारों तरफ थैली में, अभी रॉड के चारों तरफ थैली में MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरा रहता है, अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण भरा रहता है, और जिंक क्लोराइड, तीनों का चूर्ण भरा रहता है। थैली और जिंक के बक्से के दीवार के बीच देखिए थैली, जिंक के दूसरा वाला लेयर है, उसके बीच में अमोनियम क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिंक क्लोराइड, ये सब का लेप भरा रहता है। उसके बाद इस सेल के अंदर में जो रिएक्शन होगा, जिससे एनर्जी निकलेगी, जो केमिकल एनर्जी बदलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो क्या रिएक्शन होता है, देखिए Zn + 2NH4Cl + 2MnO2 तो बराबर ZnCl2 + 2NH3 + Mn2O3 + वाटर। इस तरह से उसके अंदर में रिएक्शन होता है। ऊपरी छोर को अलकतरा से बंद कर दिया जाता है, यहाँ पर अलकतरा से बंद कर देते हैं, और एक उसमें बारीक सा पतला सा छेद कर देते हैं, जिससे कोई भी गैस उस सेल के अंदर का बाहर निकल सके आसानी से।
जब सेल से हम धारा नहीं लेंगे, सेल को करंट नहीं ले रहे हैं, ऐसे रखे हुए हैं, तो कार्बन इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड के बीच 1.45 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अब देखिए सेल में जो चार्ज फ्लो होगा, जो करंट फ्लो होगा, तो सेल के पदार्थ की वजह से उसमें भी एक रेसिस्टेंस पैदा होगा जो करंट को चलने में दिक्कत पैदा करेगा। रेसिस्टेंस जो बताया था फर्स्ट वीडियो, तो उस रेसिस्टेंस को सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कहा जाता है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, ये क्या होता है। देखिए पिछला फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई इस तरह के पाइप को हमने मोड़ के यू आकार का बना दिया था, अब बीच में वाल्व लगा दिया था और पानी इधर इस नली में अलग और इस ट्यूब में अलग भर दिया था। एक तरफ पानी ज्यादा था, एक तरफ कम था। जब वाल्व को ढीला करते थे या कहीं भी देखिएगा कोई पानी हो या कोई भी चीज हो, ज्यादा से कम की तरफ भागता है, लेकिन कम वाला को हम चाहें कि ज्यादा वाले की तरफ ले जाएं तो उसके चलते हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वैसे फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो इसमें चार्ज को ले जाना है, ज्यादा से कम तो खुद आएगा, कम से ज्यादा की तरफ ले जाएंगे तो जो फोर्स खर्च होगा वो फोर्स आएगा कहां से, उस केमिकल रिएक्शन से आता है। तो वैसे फोर्स को ही हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। देखिए सेल के पोल्स को वायर द्वारा जोड़ने पर, जब सेल का पोल को हम किसी तार से, बाहरी तार से जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो से हाई की तरफ, देखिए इलेक्ट्रॉन की आदत होती है, निगेटिव चार्ज की आदत होती है लो से हाई की तरफ जाना। लेकिन सेल के अंदर अगर देखिएगा, सेल के अंदर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। ये सेल में ठीक होता है, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। इसीलिए सेल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाय फोर्स लगा करके हाई से लो पोटेंशियल की ओर अगर भेजें और ये फोर्स उसी केमिकल रिएक्शन से ही प्रोड्यूस होता है, निकलता है, तो उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। देखिए यहां इसका डिफिनेशन क्या है सही रूप से। प्रति एकांक आवेश को, प्रति बस यूनिट चार्ज को सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में जितना हमको एनर्जी लगा, एनर्जी केमिकल रिएक्शन से मिला, जितना फोर्स खर्च हुआ उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अगर निम्न विभव से, अगर लो पोटेंशियल से डेल्टा क्यू पॉजिटिव चार्ज हाई उच्च विभव की ओर जाता है और इसमें अगर आवेश को जाने में, अगर आवेश को डेल्टा डब्ल्यू एनर्जी मिलता है तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर ई डेल्टा क्यू, ये फॉर्मूला होगा। जहां ई क्या है, ईएमएफ है। अगर डेल्टा क्यू कूलम्ब में लिख दें और डेल्टा डब्ल्यू को जूल में लिख दें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई बराबर, यहां से ई निकाल लेंगे, ई बराबर डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू जूल पर सेकंड, या इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं। एक फॉर्मूला को, यदि डेल्टा क्यू धन आवेश, अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से डेल्टा टी टाइम में पार कर जाता है तो कितना करंट होगा, आई बराबर क्यू बाई टी होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब देखिए इसमें डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, अगर हम डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी निकालते हैं तो बराबर, देखिए ई इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो देखिए ई को ई लिख दिया है, ई कितना होता है, आई होता है, यह ई इंटू आई। डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी बराबर ई इंटू आई। तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी बराबर वर्क बाई टाइम में होता है पावर, यानी कि वाट।
इसलिए P बराबर क्या होगा, P बराबर हो जाएगा E इंटू आई, या E बराबर P बट्टा आई। अगर I का मान 1 ले लें तो P हो जाएगा E के बराबर, जो बराबर डेल्टा W बाई डेल्टा Q। इसका मतलब है कि उसमें उतना ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जरूरत पड़ेगी जितना के उस इलेक्ट्रॉन को ले जाने में फोर्स की जरूरत है, और इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब देखिए इस तरह से बनाया है, अगर एक सर्किट, ये बैटरी जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये E है, ए बी इसका सिरा है, R है, और I करंट है, ये रेजिस्टेंस है। अब इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, जो बोल रहे हैं कि सेल का पदार्थ ही करंट को चलने में अंदर में, उसको अंदर में दिखाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से, बड़ा जो बाहरी रेजिस्टेंस है उसको कैपिटल R से दिखाते हैं। यदि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r मान लिया, अब बाहरी को मानते हैं कैपिटल R, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बाहरी प्लस इंटरनल, R प्लस R, इसका हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ए तथा बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा V पोटेंशियल ए बी, VAB होगा। आवेश को पूरे सर्किट में ले जाने के लिए सेल द्वारा किया गया वर्क, अगर आवेश चार्ज को पूरे सर्किट में ले जाने के लिए सेल द्वारा जो काम किया गया है, कितना काम किया गया है, VAB पोटेंशियल प्लस VS होगा। तो देखिए EMF के हिसाब से E बराबर VAB प्लस VS, टोटल EMF कितना लगा, चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए कितना फोर्स लगा, तो EMF बराबर VAB प्लस VS। ओम लॉ के हिसाब से जानते हैं कि I बराबर V बाई R होता है, तो VAB बाई R या VAB बराबर IR। उसी तरह से VS बराबर भी इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए लिखे हैं IR, इसलिए E बराबर IR होता है, और प्लस RI छोटा रेजिस्टेंस भी, तो या E बाई IR बराबर I प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। तो यह क्या हो जाएगा, VAB बराबर E और 1 बाय 1 प्लस R बाय R, इसका बट्टा का जोड़ करके देखिएगा, यह E बराबर VAB बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस R बाय R। सेल का EMF उसके पोल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है जब धारा बंद रहती है, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो सेल का EMF जो है उसके पोल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। और जब धारा ली जाती है तो इसका मान कंटिन्यूअसली वैरी करता रहता है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब सेल्स का भी हम ग्रुपिंग करते हैं, जिस तरह से हमने ग्रुपिंग किया था रेसिस्टेंस का पिछले वीडियो में, तो रेसिस्टेंस को जो हमने ग्रुपिंग किया था वो सीरीज में सारा रेसिस्टेंस को एक ही लाइन में जोड़ दिए थे। उसके बाद ग्रुपिंग किया था ऊपर नीचे रेसिस्टेंस का पैरेलल में, उसके बाद दोनों में मतलब मिक्स में किया था, तो पिछले वीडियो में था। उससे क्या फायदा नुकसान था उसका वहां पे पिछला वीडियो देख के समझिएगा। उसी तरह से यहां अब हम सेल्स का भी ग्रुपिंग करते हैं, पहले सीरीज में, फिर पैरेलल में, फिर दोनों में मतलब मिक्स में हम करेंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में हम देखते हैं कि पहला हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में हम ग्रुपिंग करते हैं सेल्स का। इसके बारे में हमने इसमें जो फिगर बनाया है तो ये है एक सर्किट। देखिए एक सेल ये है, एक सेल ये है, डॉट 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 बहुत है, टोटल मान लिया कि n सेल है। और सबका यहाँ वोल्ट ई हमने लिख दिया है, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस। और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा। अब देखिए इसके बारे में, यदि प्रत्येक सेल का EMF E हो, अब देखिए जितना भी सेल हमने जोड़ दिया है n, टोटल कितना सेल जोड़ दिया है, n सेल जोड़ा होगा, और सबका EMF मान लिया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है, ठीक है। और n सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं, और सीरीज में कितना सेल जोड़ दिए हैं, n सेल जोड़ दिए हैं, तो सबका EMF कितना हो जाएगा,
ईएमएफ सबका ई है और सेल की संख्या n है, तो टोटल हो जाएगा NE। तो NE ईएमएफ की एक हमको बैटरी बन जाएगी, क्योंकि सब सेल जुड़ा है तो एक बैटरी बन जाएगा। उसी प्रकार इंटरनल रेजिस्टेंस भी NR होगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, वो भी उतना ही होगा, कहें N टोटल सेल है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो जाएगा N स्मॉल r। ये देखिए, अतः R से प्रवाहित धारा करंट जो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पार करके जाएगी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा और करंट कितना होगा, इसको हम निकाल सकते हैं। तो करंट को I कहते हैं, तो देखिए I बराबर क्या होता है, E बाई R। फॉर्मूला पीछे हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में, और V बराबर IR है। उसी तरह से यहां हम देख रहे हैं कि I बराबर होता है E बाई R। तो I बराबर E, तो E तो नहीं लिखेंगे, कहा कि टोटल का EMF एक के लिए था E, यहाँ N सेल जुड़ा हुआ है तो NE, तो I बराबर E मतलब NE बाई R। तो R कितना होगा, एक था ये R है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और स्मॉल r भी तो इसमें है, स्मॉल r एक तो नहीं है, n के साथ है, इसलिए I बराबर E मतलब NE बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस n, ये I। अगर R जो है ये कैपिटल R बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इतना हो जाए कि लगभग उसके हिसाब से स्मॉल रेजिस्टेंस लगभग नहीं है, तो खत्म ही हो जाएगा। अगर ऐसा मान लेते हैं तो अगर कैपिटल R बहुत बड़ा हो जाए, स्मॉल r छोटा हो जाए, बहुत छोटा कि खत्म ही हो जाए, तो अगर स्मॉल रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो ये जब जीरो होगा तो NR के साथ दोनों ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ I बराबर NE बाई R, I बराबर NE बाई R, ये बचा है। तो हम देख रहे हैं कि I बराबर होता है E बाई R, लेकिन यहाँ n गुना मिल गया है करंट। इसका मतलब है इससे फायदा है, देखिए I बराबर होता है E बाई R, लेकिन यहाँ n गुना मिल गया है, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन के यूज करने से करंट n गुना बढ़ जाता है, n गुना हो गया है, तो इससे हमको n गुना करंट मिलेगा, मतलब फायदा होगा, इससे लाभ। अब जितना सेल जोड़े रहेंगे उतना गुना हमको करंट मिलेगा, जिससे हमको लाभ है, इससे फायदा है। और अगर ऐसा हो जाए, दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि बाहरी रेजिस्टेंस ही लगभग खत्म हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस ही ज्यादा है, इतना ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस कि मान लेंगे कि बाहरी रेजिस्टेंस है ये नहीं, तो कैपिटल R भी जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो यही कैपिटल R जीरो जब हो गया, यही जीरो हो गया कैपिटल R, तो I बराबर क्या हो जाएगा, NE बाई NR। देखिए I बराबर NE बाई NR, कैपिटल R हो गया जीरो, तो n तो फिर कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, E बाई R। मतलब इससे हमको n गुना करंट नहीं मिला, इससे हमको फायदा नहीं हुआ, इसमें लाभ प्राप्त नहीं होता है, इससे लाभ नहीं हुआ। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन जो बताया था, क्या जुड़ता कैसे है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, तीसरे का पॉजिटिव चौथे का नेगेटिव, इसी तरह करके पूरा लाइन जुड़ जाता है। तो सीरीज में एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, दूसरे का नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव, इसी तरह से करते करते जुड़ता, यही कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब दूसरा देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल में क्या है, यही जो सेल सब है ऊपर बीच में नीचे, इसको ऊपर नीचे जोड़ते हैं। देखिए करंट इधर से जा रहा है, ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव होगा, EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उसी तरह से इसका किए हैं, उसी तरह से इसका किए हैं। अब देखिए यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, करंट ऐसे चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, उसी बात को पहले सीरीज में था और सिर्फ पैरेलल में कर दिया है। इसमें सभी सेल्स के पॉजिटिव एक साथ। अब देखिए सीरीज में तो था एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जोड़ रहे थे, इसमें सब ऊपर नीचे है, सब एक ही तरफ घुमा हुआ रहेगा। तो इसमें सभी सेल का पॉजिटिव देखिए एक साथ, इस तरफ सभी सेल का नेगेटिव एक साथ, इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा ऊपर नीचे। यदि सेल्स के EMF समान हो,
देखिए सब सेल का ईएमएफ यहाँ ई दिया हुआ है, देखिए ई। इनके ग्रुप का ईएमएफ सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। तो इसके ग्रुप का जो ईएमएफ है वो एक सेल के ईएमएफ के सब सेल के ईएमएफ के बराबर ही होगा। यदि इसमें आर इंटरनल रेसिस्टेंस हो, आर अगर मान लिया कि इंटरनल रेसिस्टेंस है, देखिए वही फिगर की बात को यहां सिर्फ लिखा गया है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस उसमें होता था, मतलब एक साथ सबको जोड़ देना सीरीज में, पैरेलल में तो होता है। देखिए इसमें और चीज होता है कंडेंसर, जो उल्टा होता है रेसिस्टेंस का, उसका फॉर्मूला इसका रेसिस्टेंस के जैसा ही होता है, लेकिन ये सिर्फ सेल है। तो जोड़ना होता है सीरीज में, पैरेलल में होता है जोड़ना नहीं, वो बट्टा का जो फ्रैक्शन में होता है। इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? देखिए इंटरनल रेसिस्टेंस है आर, देखिए, और टोटल ऊपर नीचे जो हमने जोड़ा है, ऊपर नीचे कितना जोड़ दिया है? तो मान लेते हैं कि m जोड़ दिया है, क्या को? तो m जोड़ा है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा r बाई m होगा। यदि सेल्स की संख्या m हो, देखिए कैपिटल सेल जोड़ दिया है m हो, तो कैपिटल R में बैटरी द्वारा दी गई धारा, तो आखिर जो करंट इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को पार करके जा रहा है, तो इसको पार करने के बाद जो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा क्या होगा? कहा इसमें तो बहुत सारा करंट लॉस जाएगा, तो कितना करंट मिला? इसमें जो हम I निकालेंगे करंट, तो क्या होगा? I बराबर क्या होता है? E बाई R होता है, तो I बराबर E। तो देखिए ये तो था ही बाई R, तो R कितना है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल कितना था? R बाई M। देखिए R बाई M, I बराबर E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई स्मॉल m, ये हो गया। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, m चला जाएगा ऊपर, तो m e बाई, यहाँ बट्टा का जोड़ करेंगे इसका, उसके बाद m ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा I बराबर m e बाई m r प्लस स्मॉल r। इसको बट्टा का जोड़ कीजिएगा, ऊपर भेजिएगा, तो ये आएगा। इसमें भी देख लीजिए, इसमें तो I निकल गया, इसमें करंट कितना पार हो के यहां से मिल जाएगा, यहां से पार होगा तो हमको इतना करंट मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में। इसमें भी उसी तरह से पहले वाले की तरह से मान लेते हैं कि अगर कैपिटल R जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है बहुत बड़ा हो जाए, अब मान लेते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस इतना छोटा हो जाए कि खत्म हो गया, तो अगर खत्म हो जाएगा स्मॉल r, देखिए ये अगर खत्म हो जाए, ये बहुत बड़ा हो जाए, तो देखिए ये हो जाएगा I बराबर E बाई R, m कट जाएगा, E R खत्म, छोटा वाला R खत्म हो जाएगा, तो I बराबर E बाई R। देखिए इससे भी हमको लाभ नहीं हुआ, काहे कि तो अकेला ही रह गया। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि स्मॉल r ही बहुत ज्यादा हो जाए इंटरनल रेसिस्टेंस, और कैपिटल R जो है बाहरी रेसिस्टेंस वो एकदम छोटा हो जाए, तो मान लिया कि बाहरी रेसिस्टेंस ही अगर 0 कर दिया तो क्या होगा? तो देखिए इसमें यही बाहरी वाला को 0 कर देंगे और m कट जाएगा, तो बच जाएगा देखिए I बराबर m e बाई R। तो इसमें भी m गुनी धारा हमको मिलेगी, जितना करंट मिल रहा था उसे m गुना मिलेगा। इसका मतलब ऐसे केस में भी हमको लाभ होगा, फायदा होने वाला है। तो देखिए सीरीज और पैरेलल में सेल में हमको क्या पता चला कि जब पैरेलल वाले में बाहरी रेसिस्टेंस 0 हो जाता है तो हमको फायदा होता है, और सीरीज वाले में हम देखते हैं कि जब इंटरनल रेसिस्टेंस 0 हो जाता है तो फायदा होता है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। हो गया यहां तक। अब देखिए I बराबर mi अगर हो तो या I बराबर का होगा कैपिटल I बाई स्मॉल m। चलिए ये सब
करके वो खत्म हो गया। तीसरा देखिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, इसमें सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा सेल का। इसमें देखिए ये इसका फिगर हमने बनाया है मिक्स वाले में, तो देखिए ये सेल डॉट डॉट ये सेल ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। और ऐसे ऐसे दिखता है, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों एक ही में हो गया, तो ये हो गया मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसके बारे में देखिए इसमें n सेल कितना सेल लिया है, n सेल लिया है, n मानेंगे का m अरेंजमेंट, एक तरफ का n संख्या लिया, ऐसे ऐसे m संख्या लिया है, तो ग्रुपिंग करने से इसमें जो टोटल एक तरफ हो गया स्मॉल n और ऊपर से नीचे हो गया स्मॉल m, तो n बराबर mn। तो इसमें EMF कितना होगा, टोटल का EMF E और टोटल n है, तो EMF बराबर हो गया NE। स्मॉल r बराबर r बाई m, तो चूंकि n है तो r बराबर n r बाई m। तो करंट I बराबर क्या होगा, I बराबर होता है E बाई R, एक तो नहीं है n है, तो I बराबर NE बाई R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है nr बाई m, तो nr बाई m। उसी तरह से इसको बट्टा का जोड़ करके इसको ऊपर ले जाएंगे, तो I बराबर mne बाई mr प्लस nr, तो बराबर mn के जगह पे हम लिख सकते हैं कैपिटल N, तो mn के जगह पर कैपिटल N और E बाई mr प्लस nr। R से I का मान मैक्सिमम होने के लिए, अब देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट का मान ज्यादा से ज्यादा हो सके, मैक्सिमम होने के लिए mr प्लस nr, देखिए ये नीचे वाला जो है इसका मान सबसे मिनिमम कम होना चाहिए, तब हमको करंट का मान कम रहेगा तो नहीं ज्यादा होगा, तो करंट का मान हमको ज्यादा मिलेगा। अब देखिए mr प्लस nr ये जो है बराबर, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट mr माइनस रूट nr का स्क्वायर। देखिए इससे कटेगा तो फिर दो बार होकर प्लस होकर यही चीज आ जाएगा, फार्मूला पे इसको सेट कर दिया है प्लस 2 रूट mnr। इसको देखिए फिर रूट mr माइनस रूट nr का स्क्वायर और प्लस 2 रूट, इसके बदला में लिख दिया है n r। तो रूट mr माइनस रूट nr का स्क्वायर जो है प्लस एक कांस्टेंट क्या है कि यहाँ कैपिटल N और स्मॉल r और कैपिटल R ये सब कांस्टेंट है, इसमें इस सब का मान स्थिर रहता है, बदलता नहीं। अतः mr और nr मिनिमम कब होगा, कम से कम कब होगा, इसका मान जो बोले थे कि कम होना चाहिए, तो कब कम से कम हो सकता है, तब होगा जब रूट mr माइनस रूट nr 0 हो जाए, तब ये इसका मान जो है कम से कम हो सकता है। या रूट mr बराबर रूट nr हो जाए, या mr बराबर nr हो जाए, या r कैपिटल R बराबर nr बाई m होगा, तब जाकर के इसका वैल्यू कम होगा। जब इसका वैल्यू कम होगा तो इस डिवाइड का जो शेषफल है ज्यादा से ज्यादा आएगा भागफल, तो इसलिए करंट ज्यादा से ज्यादा रहेगा, मिलेगा। अतः बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कि अगर बराबर हो जाए, बराबर होना बैटरी द्वारा दी गई धारा के मैक्सिमम होने का शर्त है। अगर किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है कि बैटरी द्वारा जो करंट दिया जा रहा है वो ज्यादा से ज्यादा दिया जा रहा है, उसका वो शर्त। अब देखिए लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि जब कचकड़े की कंघी को, कंघी तो होती है प्लास्टिक की, कचकड़े की, तो कंघी सब जो मिलती है उसको अक्सर देखिएगा कि जब बाल झाड़ते हैं बाल में रगड़ते हैं, या पेन जो होता है वो भी कचकड़े का होता है उसको भी रगड़ते हैं, या एबोनाइट की रॉड होती है तो उसको बाल में नहीं रगड़ते हैं, उसको फलालेन के कपड़ा से रगड़ते हैं। तो रगड़ने पर
या बाल के बदला में रेशम, उससे भी रगड़े, तो रगड़ करके घर्षण के वजह से, फ्रिक्शन रगड़ के वजह से उसमें भी वही होता है, जो करंट एक तरफ से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एनर्जी लगाया, लगाने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन को एक पोल पे जमा कर दिया, फिर वो जिधर कम इलेक्ट्रॉन रहा उधर आता रहा, धीरे धीरे वो पोटेंशियल बराबर होकर के डिस्चार्ज हो गया। वही सिस्टम इसमें जो एनर्जी मिलती है वो रगड़ने से, फ्रिक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो चार्ज के फॉर्म में उस पेन में या कंघी में या एबोनाइट की रॉड में जमा हो गई। और जमा होने के बाद उसमें वो विद्युत आवेशित हो गया। अब उसको कैसे समझेंगे इसमें आवेश आया कि नहीं आया, करंट चार्ज इसमें आया कि नहीं आया। उसको क्या करना है कि कागज के टुकड़े के नजदीक में जब हम लाएंगे तो देखिएगा कागज का छोटा सा टुकड़ा को अपने तरफ को खींच लेता है, कागज का छोटा टुकड़ा उधर अट्रैक्ट हो जाता है, खिंचा जाता है। इसका कारण यह है कि फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण के द्वारा कंघी जो है विद्युत से आवेशित चार्ज हो जाती है। अब देखिए एबोनाइट की रॉड को हम रेशम या बाल नहीं रगड़ते हैं, उसको फलालेन के कपड़ा से हम रगड़ के चार्ज करते हैं। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि जो अपोजिट चार्ज होगा प्लस या माइनस वो अट्रैक्ट होगा, और सेम चार्ज तो रिपल्सन होता है। ऐसा देखा गया है कि मैग्नेट, चुंबक में भी ऐसे होता है, तो उसका सेम पोल होगा वो रिपेल होगा, अपोजिट पोल अट्रैक्ट होता है। देखिए कचकरे की लेकिन जो रॉड होगा, कचकरे का जो कंघी या पेन होगा, उस सब पर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन एबोनाइट की छड़ है उसको रगड़ने से उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये सब कैसे पता चला? जब उसी दोनों को नजदीक लाते हैं तो देखते हैं वही दोनों अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब अलग अलग साइन है, चार्ज होता है तो अट्रैक्ट हो रहा है, दोनों पे सेम होता तो रिपल्सन होता, दूर हटता। दूसरा पॉइंट देखिए, जैसे ये एटम है, एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एटम में इलेक्ट्रॉन जो है बाहर में चक्कर लगाता रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम में जितना होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन की संख्या सिर्फ अलग होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज बराबर ही होता है, सिर्फ साइन अलग होता है। तो जब दोनों पर चार्ज बराबर है, सिर्फ साइन अलग है लेकिन पावर बराबर है, एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ही है, तो चार्ज तो कैंसिल हो गया। इसलिए समझिएगा इसी कारण से एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर हम एटम में बाहर से इलेक्ट्रॉन को लाके दे दें, तो एटम में बाहर से इलेक्ट्रॉन ला करके देना या अंदर का इलेक्ट्रॉन को बाहर हटाना, ये 11 में है, आईपी और ई कहलाता है। तो अगर हम एटम में बाहर से इलेक्ट्रॉन ला दें या एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल करके हम बाहर भेज दें, तो अब बताइए, अभी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर था उसका रेशियो तो खराब हो गया, रेशियो बराबर नहीं रहा। कहा कि पहले से ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रहता था, उसमें तो हम बाहर से इलेक्ट्रॉन कैसे ला दिए हैं या इसी में का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हैं, तो अब तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम बेस हो गया, रेशियो गड़बड़ हो गया। अब तो वो आइटम न्यूट्रल नहीं रहेगा, अब वो आइटम चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज, लाएंगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा करना, अब जब आइटम चार्ज हो गया तो ऐसा करना ही, यही आवेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाला प्रिंसिपल सिद्धांत कहलाता है। अब आ जाइए लिक्विड के केस में। लिक्विड में सिर्फ मरकरी को छोड़कर लिक्विड जो होता है सब नॉन कंडक्टर होता है, उसमें करंट नहीं चलता है। लेकिन अगर चाहेंगे कि इसको हम कंडक्टर बना दें तो बन जाएगा। उसमें हम ऐसा चीज डालेंगे जो आयन में टूट जाए, और सबसे बेहतर होगा कि उसमें हम डाल देंगे H2SO4 डाल देंगे, तो ये H प्लस 2H प्लस में और SO4 माइनस माइनस में टूट जाएगा, और ये भी वही प्लस माइनस लिक्विड को भी कंडक्टर के जैसे उसमें भी करंट चलाने का काम करने लगेगा।
उसी तरह गैस में करंट का फ्लो जो होगा कैसे होगा, तो गैस में करंट का फ्लो, ये सब वोल्ट आइंस्टीन ने बतलाया था किस तरह से गैस में भी करंट चलेगा, उतना प्रयोग करके दिखाया था, जहां पे आएगा वहां देखेंगे। तो गैस में करंट का फ्लो गैस के कम प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर इलेक्ट्रोड के दो इलेक्ट्रोड के बीच में होता है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में होता रहता है कंडक्शन करंट का। इसे कम प्रेशर पर गैस का विद्युत विसर्जन, इसलिए इसको हम कम प्रेशर पर गैस का विद्युत विसर्जन भी हम कहते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इसको अलग अलग बुक से बनाइएगा। एक शॉर्ट में बताए थे और दो इसमें बताए हैं। प्रैक्टिस से बनाते बनाते ये सब आएगा। ये सब भी कंपटीशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है। इसको गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 सेलों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से। देखिए हमने क्या सीरीज नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है। अब पैरेलल में क्या जोड़ा है सेल? 10 ठो जोड़ा है। देखिए 1 ओम के रेजिस्टेंस में, और जोड़ने के बाद क्या किया है कि 1 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसमें हम करंट भेज रहे हैं। तो देखते हैं कि कितना करंट वहां लॉस होकर के इक्विवेलेंट कितना रेजिस्टेंस निकलता है और क्या पूछ रहा है। देखते हैं प्रत्येक का ईएमएफ, और जो सेल है सबका ईएमएफ हर एक का 1.4 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। तो रेजिस्टेंस से होकर, रेजिस्टेंस को पार करके जो करंट मिलेगी वो, और ईच सेल, हर एक सेल से भी जितना जितना करंट मिलेगा वो बतलाना। मैंने दो चीज निकालना है, हर एक सेल से भी कितना कितना करंट मिलेगा वो बतलाना है, और करंट जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पार करके जितना लॉस होकर कितना निकली है, मिली है, वो बताना है। दो चीज बताना है। क्या दो चीज बताना है? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पार करके करंट कितना निकला है सो बताइए, हर एक सेल कितना कितना करंट दे रहा है सो बताइए। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ होता है उसको लिख लेते हैं, तो फिर फार्मूला लगाते हैं, क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो देखिए पहले दिया हुआ है m, मतलब क्या होता है, तो 10 टोटल है, सबका ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 1.4 वोल्ट दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम दिया हुआ है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है तो कितना है, 1 ओम दिया हुआ है। ये सब दिया हुआ है, तो हमको निकालना है क्या, करंट। प्रत्येक सेल से कितना मिल रहा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पार करके कितना मिलेगा, निकालना है मेरे हमको करंट। रेजिस्टेंस से होकर के कितना करंट पार किया, कितना मिला, तो I बराबर क्या होता है, E/R। तो I बराबर E/R, लेकिन E जो है एक कैट नहीं ना है, यहाँ कैट जो फार्मूला क्या होता है कि M तो जुड़ा हुआ है, इसलिए ME/R खाली होता, तो सिर्फ R तो नहीं है कि R भी M को है, तो MR प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसमें है ना, इसलिए फार्मूला बन गया इसका I बराबर ME/MR प्लस R। इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो देखिए दिया हुआ है 10, उसके बाद E जो है दिया हुआ है 1.4 बाई EM वही 10 इंटू R एक है, और प्लस स्मॉल r है 0.1। तो देखिए इसको हम 1.4 से 10 को करेंगे मल्टीप्लाई कर 14 बाई 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10, और 10 में जोड़ देंगे 0.1 तो 10.1 ये हो गया। अब इसको जो है मालूम है ऐसा एक देंगे, एक अंक से वाला 10 देंगे, 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 40 बाई 101, 1.39 एम्पियर, ये इतना करंट मिला। दूसरा क्वेश्चन है सेल्स के मिक्स्ड ग्रुपिंग में 9 सेल है। अब इसमें हम क्या हैं, इसमें जो वीडियो बताया था हमने नहीं, अभी जो थोड़ा देर पहले वाला बताया था उसमें बताए थे सीरीज, इसमें था अभी जो बतला ये वाला पैरेलल, अभी जो बतला रहे हैं मिक्स्ड वाला। तो सेल्स के मिक्स्ड ग्रुप में हम 9 सेल को मिक्स्ड ग्रुप कर दिया है। कैसे कैसे किया है,
3 सीरीज में जोड़ दिए हैं, समूहित सेल्स के 3 कतार में। अब देखिए 3 ऐसे ऐसे दिए हैं और 3 ऐसे ऐसे दिए हैं, मिक्स्ड है ना में, और सबका ईएमएफ जो है दिया हुआ है 1.4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 ओम। ग्रुप में हायर करंट प्राप्त करने के लिए हम चाह रहे हैं कि उससे हमको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा करंट मिल जाए। इसके लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है कैपिटल आर, वो कितने ही वैल्यू का होना चाहिए। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो सारे करंट को तो लॉस कर लेगा, तो कितना ही होना चाहिए वो बताना है, और हायर करंट कितना मिलेगा वो भी बताना है। तो पहले दिया क्या हुआ है, देखिए टोटल 9 सेल को हम जोड़े हुए हैं, तो n बराबर 9, और एक ऐसे से जोड़े हुए हैं ना, ऐसे सीधे जोड़े हुए हैं, तो 3-3 करके जोड़े हुए हैं, n जोड़े हुए हैं मान लीजिए ऐसे ऐसे, m जोड़े हुए हैं ऐसे ऐसे 3-3 ठो करके, तो 3 ऐसे जोड़ दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस का कितना है r, 0.2 ओम दिया हुआ है। इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इस मिक्स वाले में हमने फार्मूला पीछे बताया था, होता है R/m, लेकिन n तो जुड़ा हुआ है तो n/m, तो n है 3 इंटू r है 0.2 बाई m है 3, तो 3 कट जाएगा 0.2 ओम। 0.2 ओम क्या निकला, हायर करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हो जाएगा तो करंट लॉस हो जाएगा ज्यादा, तो इतना हायर करंट हमको नहीं मिल पाएगा, तो ये एक निकल गया। अब हायर करंट मिला कितना हायर करंट मिला है उसको मालूम करना है। तो हायर करंट के लिए हम देखेंगे I बराबर क्या होता है E बाई R, तो n ठो ना, तो n E बाई R, m ठो है तो m R प्लस n R बाई m, यही होता है R बाई m, क्योंकि n ठो भी है, पूरा फार्मूला जितना होता है I के साथ इतने लगा दिया। अब n का टोटल था 9 इंटू E है 1.4 बाई m है 3 दिया हुआ है, और R कितना निकला है 0.2, n R बाई m ये पूरा है निकला है, ये निकला है 0.2। अब ये 3 से काट देंगे 9 को, तो 3 दिया 9, तो 14 दिया 42 पॉइंट है, तो 4.2 बाई 0.2 0.4 हो गया। अब उसी तरह से इसका हम पॉइंट हटा करके या इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये होगा ना, ये पॉइंट हट गया, तो 42/4 इससे भाग देंगे तो 10.5 एम्पियर। इस तरह से ये हो गया। इसके बाद अगला चैप्टर होगा, अगला वीडियो एक और रहेगा, उसके बाद करंट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई चैप्टर केमिस्ट्री या किसी क्लास का शुरू करेंगे, वीडियो को देखिए और उसमें बताएंगे। सबको समझिए, जल्दी का तो कमेंट में पूछे। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by SK Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry SK Garden. एसके हुसैन Sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। एसके हुसैन सर।